चलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम जानेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में, फिर अमीटर के बारे में, फिर वोल्टमीटर के बारे में, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, फिर मीटर ब्रिज के बारे में, और फिर पोटेंशियोमीटर के बारे में। यानी कि हमें इन ऑल ये 6 तरह की चीज़ों को जानना है। ठीक है अभी तो अब इन इंस्ट्रूमेंट्स को जानने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेते हैं। देखो, जब चार्ज स्टेशनरी होता है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है। लेकिन जब चार्ज मूविंग होता है और करंट फ्लो कर रहा है तो मतलब चार्ज मूविंग है, उस समय चार्ज के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स तो होते ही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती ही है। उसके साथ साथ एक एडिशनल चीज आ जाती है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और हम उस कंडक्टर के नियर बाय में कहीं किसी पॉइंट पे, किसी पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो उस डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसमें हम क्या कहते हैं कि जो कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसे अज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारे राइट हैंड में प्रेजेंट है। जैसे मान लो ये वायर है, ये मार्कर जो है दैट इज सर्विंग एज अ वायर जिसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे अज्यूम कर लेंगे कि ये हमारे राइट हैंड में प्रेजेंट है। इस तरह से अज्यूम कर लिया, और थंब हमारा उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो अब फिंगर्स की जो कर्लिंग की डायरेक्शन है, आप पकड़ने के लिए इसको हाथ कैसे घुमा रहे हो, इस तरह से आपकी फिंगर्स घूम रही हैं। तो ये फिंगर्स की जो कर्लिंग की डायरेक्शन है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अराउंड किस तरह से हो गई, सर्कुलर फॉर्म में हो गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रही हैं, जबकि हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो है उनके लूप्स जो है क्लोज नहीं होते थे। यहाँ पे क्लोज लूप बनेंगे इस तरह से। अब क्योंकि फिंगर की कर्लिंग ऐसे हो रही है तो इस सर्कुलर लूप के ऊपर किसी भी पॉइंट पे जब आपको टेंजेंट बनानी होगी तो वो टेंजेंट आप फिंगर की कर्लिंग की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली बनाओगे। इसका मतलब अगर आप ये वाला पॉइंट लेते हो तो टेंजेंट इस तरफ जाएगी आपकी। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, इसके ठीक सामने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रेजेंट होगी। इसके सामने इधर आ जाऊं, इस पॉइंट पे देखना चाहता हूं तो फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही थी तो इधर फील्ड मेरी तरफ आ जाएगी, और ऐसे ही इसके ठीक इधर आ जाऊं तो फील्ड इधर आ जाएगी। यानी कि आप ऑपोजिट साइड पे देखो तो फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ फील्ड इधर थी मैग्नेटिक की और इधर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, यहाँ आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, जैसे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के लिए बोलते थे कि वो पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करती हैं। और आपको याद होगा पॉजिटिव और नेगेटिव को हम पोल भी बोलते थे, डायपोल में हम पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल की बात करते थे। मैग्नेट में भी पोल्स होते हैं लेकिन उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव ना कह करके नॉर्थ और साउथ पोल कहा जाता है। नॉर्थ पोल एनालोगस होता है पॉजिटिव चार्ज के और साउथ पोल एनालोगस होता है नेगेटिव चार्ज के। यानी कि कोई मैग्नेट है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम कहाँ से इमर्ज करते हुए मानेंगे, मैग्नेट के बाहर हम उस फील्ड लाइंस को मानेंगे कि वो फील्ड लाइंस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती हैं और बाहर घूमते घूमते वापस साउथ पोल पे आके टर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक है, अगर ये एक सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप में करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये एरो जो बनाया है करंट की डायरेक्शन के लिए बनाया है मैंने, दिस इज करंट विच इज फ्लोइंग इन दिस सर्कुलर लूप। सेंटर पे बात करते हैं फील्ड किस तरफ होगी, तो आप मान लो कि इस सर्कल के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ये एक छोटा सा पार्ट ले लिया जिसे आप ऐसे स्ट्रेट वायर का एक पार्ट मान सकते हो, ऐसे यहाँ एक छोटा सा पार्ट ले लो उसको आप ऐसे मान सकते हो, यहाँ पे भी एक छोटा सा पार्ट ले लो उसको इससे ले सकते हो, यहाँ पे ले लो तो उसे इस कंडक्टर के लिए आप अज्यूम कर सकते हो। तो मेरे पास कंडक्टर ऐसे हो गया जिसमें करंट भी इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये करंट का एरो था। तो अगर इस छोटे से पार्ट की वजह से सेंटर पे फील्ड देखना चाहता हूं तो ऐसे किया, इधर फील्ड ऐसे हो गई यानी कि आउटवर्ड आ गई। इस पार्ट की वजह से देखूं करंट ऐसे जा रहा था तो इसमें भी आउटवर्ड हो गई। इस पार्ट की वजह से देखें पॉइंट इधर है, इधर से तो मेरी फिंगर अंदर गई, इधर पीछे घूमी और इधर से बाहर निकल रही है, तो इस वाले रीजन में फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। यानी कि कोई भी पार्ट ले लो इस सर्कल का छोटा सा, अगर उसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो फील्ड आउटवर्ड है। अब इसके दो फेसेस मान लो, जैसे कॉइन के दो फेसेस होते हैं ना, हेड टेल आप कहते हो, वैसे इसके दो फेसेस मान लो। एक फेस आपकी तरफ है जो आपको दिख रहा है ये वाला, और एक फेस पीछे की तरफ हो गया। जैसे ये मेरा हाथ है तो इसके दो फेसेस, एक फेस ये हो गया, एक ये फेस हो गया। वैसे ही आप इस कॉइल का मान लो, तो फील्ड लाइन इस फेस से बाहर निकल रही है
और हमें मालूम है फील्ड लाइन कहाँ से निकलती है, नॉर्थ पोल से। इसका मतलब ये वाला फेस इसका नॉर्थ पोल हो गया। जैसे अगर आप मान लो इसी को कॉइन मान लो, ये तो लंबी है, आप थोड़ा सा एक कॉइन की तरह मान लो कि कॉइन यहाँ पे रखा हुआ है, या मेरे हाथ को अज्यूम कर लो, तो फील्ड लाइन यहाँ से निकली, आगे से घूमती घूमती आएंगी, इसमें टर्मिनेट कर जाएंगी। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, अगर सोचो मेरे पास एक स्प्रिंग हो, जैसा पेन में लगता है ना हेलिकल शेप का स्प्रिंग, इस तरह का। ठीक है, आप ऐसे अज्यूम करो ये स्प्रिंग है, इस तरह से ऐसे कर लेते हैं, आपको देखना आसान होगा। ये स्प्रिंग है, इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है ऐसे। तो मैंने इस करंट को देखा कैसे फ्लो कर रहा है, इसकी सेंस तो यही हो गई। पहला लूप लिया इसका, कैसी हो गई, इसकी सेंस तो यही है। इसका मतलब इससे फील्ड लाइन इधर निकलेगी, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया। एक छोटा सा पोर्शन ले लो, उसके पीछे साउथ पोल हो गया। अगले लूप में आया, पहले लूप में ये नॉर्थ मिला था, ये साउथ मिला था, ये दूसरा लूप आया, इसका फिर ये नॉर्थ, ये साउथ। तो अगर मैं 2 लूप्स ले लूं कॉन्जिक्यूटिव, तो इसका नॉर्थ, इसका साउथ, फिर इसका नॉर्थ, इसका साउथ, तो अब क्या हुआ, 2 कॉन्जिक्यूटिव लूप्स के नॉर्थ साउथ एक दूसरे के पास आ गए। इसका मतलब जब करंट फ्लो करेगा तो ये कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स जो हैं, जो लूप्स हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे सारे लूप्स में होगा। तो हेलिकल स्प्रिंग में जब करंट पास करेंगे तो उसके जो एडजेसेंट कॉन्जिक्यूटिव लूप्स हैं वो एक दूसरे पे मैग्नेटिक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्प्रिंग कुछ कंप्रेस हो जाता है। अब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो आपको मालूम है स्प्रिंग की लेंथ चेंज होगी, तो क्या होगा, वो फोर्स लगाएगा। अब आप एक इमेजिनरी सिस्टम लो, मैंने यहाँ पे एक रिजिड वॉल ली, ये रिजिड स्ट्रक्चर है, ये नहीं हिलेगा अपनी जगह से। इसमें मैंने एक स्प्रिंग अटैच किया इस तरह से। इस स्प्रिंग को मैंने एक पॉइंटर के साथ अटैच कर दिया यहां पे। इसमें ये पॉइंटर है, इसको पॉइंटर के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, अब मान लो, और यहां पे मैंने पॉइंटर को पिवट कर दिया। पिवट करने का मतलब क्या है, इस पॉइंट के अबाउट पॉइंटर को रोटेट किया जा सकता है ऐसे। ठीक है, तो इसको मैंने यहां पे पिवट कर दिया। अब मैंने क्या किया, ये भी आप मान लो मेटल की रिजिड वॉल है, मैंने यहां से ऐसे कनेक्शन कर दिया। अब रिजल्ट क्या होगा, इस स्प्रिंग में करंट फ्लो करेगा। जब स्प्रिंग में करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, यहां की बजाय इसको आप यहां से एंट्री दे देता हूं। ठीक है, मतलब करंट ऐसे जाएगा, स्प्रिंग से होता हुआ ये आएगा बैटरी में, ये बात है। जब करंट इसमें फ्लो करेगा तो ये क्या करेगा, इसके कॉन्जिक्यूटिव लूप्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसकी लेंथ कम होगी, तो ये अंदर की तरफ आना चाहेगा। अब ये बॉल तो रिजिड है, इसको पुल करेगा तो भी ये मूव नहीं करेगी, लेकिन जब पॉइंटर को पुल करेगा, ये पॉइंटर यहाँ पे लगा हुआ है, तो जब ये पॉइंटर को यहाँ से पुल करेगा इस तरह से, तो क्या होगा, पॉइंटर रोटेट करेगा। दिस पॉइंटर इज गोइंग टू रोटेट। ये इस तरह से आप मान लो पॉइंटर हो गया, यहाँ पे ये पिवटेड है और यहाँ पे स्प्रिंग अटैच था, आप मानो स्प्रिंग ने इसको अपनी तरफ पुल किया, तो ये ऐसे घूमेगा पॉइंटर। अब वो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी उतना ज्यादा टर्न करेगा, कम फोर्स होगी थोड़ा सा घूम गया, यहाँ पे आके हो सकता है इक्विलिब्रियम आ जाए। थोड़ी ज्यादा फोर्स होगी मैग्नेट की, थोड़ा और मूव कर जाएगा। थोड़ी और ज्यादा फोर्स होगी, थोड़ा और ज्यादा मूव कर जाएगा। थोड़ी और ज्यादा फोर्स होगी, थोड़ा और ज्यादा मूव कर जाएगा। ऐसे ही मैं क्या कर सकता था, स्प्रिंग इधर भी लगा सकता था, ये यहां ना लगा करके मैं स्ट्रक्चर में ऐसे लगा देता। ये पॉइंटर इस तरह से प्रेजेंट मान लेता और यहां पे मैं स्प्रिंग कनेक्ट कर देता रिजिड वॉल पे, और पहले की तरह इसमें करंट फ्लो कराता। तो अब यही पॉइंटर कैसे मूव करता, स्प्रिंग इसको इस तरफ पुल करता तो कैसे घूमता। जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल लगा दिया ऐसे। ठीक है, जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। जब इसमें मैंने कोई करंट पास कराया से I1, तो मैंने देखा पॉइंटर यहाँ पे पहुंच जाता है। तो इसका मतलब है I1 करंट पास करने पे, या मान लो I करंट पास करने पे, ये पॉइंटर यहां से यहां जाता है। अब अगर मैं इसमें I की जगह 2I करंट पास कराऊं तो मैंने देखा ये यहां पे आ जाता है। जब मेजरमेंट की तो आई कंक्लूडेड कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। इसका मतलब जब करंट I पास कराया तो पॉइंटर थीटा रोटेट किया है, अगर 2I पास करूंगा तो 2 थीटा। इसी तरह से मान लो 3I पास कराया तो ये यहां पे आ गया, 3 थीटा का रोटेशन हो गया यहां से यहां तक 3 थीटा। ऐसे हमने इसमें मेजरमेंट कर ली। इसका मतलब है अगर मुझे मालूम है
सपोज आई 1 एम्पियर होता, फॉर इंस्टेंस मान लो 1 एम्पियर होता, तो मुझे मालूम है 1 एम्पियर का करंट आने पे ये यहाँ आएगा, 2 एम्पियर का यहाँ, 3 एम्पियर का यहाँ। तो अगली बार मुझे मालूम है अगर मैं 4 एम्पियर का करूंगा तो क्या होगा, 4 थीटा पे जाएगा। मान लो ये थीटा सपोज फॉर एग्जांपल 5 डिग्री का है। अगर मान लो ये 25 डिग्री डिफ्लेक्ट हो जाता है, 5 डिग्री 1 एम्पियर पे डिफ्लेक्ट हो रहा था, तो 25 डिग्री कितने पे डिफ्लेक्ट होगा, 5 एम्पियर पे। सिंपल, हर 1 एम्पियर के लिए 5 डिग्री का डिफ्लेक्शन है, तो 5 एम्पियर के लिए 5 × 5 25 का हो जाएगा। मतलब मैं इस पे मार्किंग कर सकता हूं करंट की, और मैं करंट मेजर कर सकता हूं। ठीक है ना, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से मैं करंट मेजर कर सकता हूं। अब हम थोड़ा इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानते हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट्स को हमने पढ़ा है, हमने बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग कर लिए। आप जितना ज्यादा करंट इसमें पास करोगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होगा, उतना ज्यादा कॉन्सेक्यूटिव लूप्स के बीच में अट्रैक्शन की फोर्स होगी, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन की फोर्स होगी उतना स्प्रिंग कंप्रेस होना चाहेगा, स्प्रिंग जितना कंप्रेस होगा वो उतनी लार्ज फोर्स लगाएगा, वो जितनी लार्ज फोर्स लगाएगा उतना स्ट्रॉन्ग टॉर्क लगेगा, जितना स्ट्रॉन्ग टॉर्क लगेगा उतना ज्यादा एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा। यानी कि टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और थीटा इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो इस थीटा को हम अगर मेजर कर लें तो हम करंट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, देखो गैल्वेनोमीटर सिर्फ इसका कोई करंट मेजर करने का काम नहीं है, सिर्फ ये चेक करने का काम है इसका कि करंट प्रेजेंट है या नहीं। हाँ, गैल्वेनोमीटर में हम कुछ थोड़ी सी सुटेबल मॉडिफिकेशंस कर देंगे तो वो करंट मेजर भी कर सकता है, लेकिन बेसिकली अगर गैल्वेनोमीटर बोला जाए तो आप समझो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, इट्स पर्पस इज टू check the presence or absence of current in a circuit. That means to detect the presence of current in a circuit. किसी सर्किट के किसी पार्ट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं फ्लो कर रहा है, ये उस चीज को डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर में जैसे हम अभी कॉइल की बात कर रहे थे, हमने कॉइल लगाई, वो कॉइल जो है आप मान लो गैल्वेनोमीटर के अंदर लगी हुई है, और उस कॉइल की भी कुछ रेजिस्टेंस होगी, मेटल का वायर लगा हुआ था, हेलिकल स्प्रिंग जो बनाया था हमने, स्प्रिंग वाली कॉइल जो लगाई थी, उसकी रेजिस्टेंस मान लो G है, तो G को हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस। क्या हुआ हमारे पास, जो कॉइल थी उसकी रेजिस्टेंस हो गई ये रेजिस्टेंस हम कैपिटल G से डिनोट करेंगे, इसे बोलेंगे गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। ये बॉक्स के अंदर प्रेजेंट इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा वो गैल्वेनोमीटर है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ वैसा ही होगा जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। एक सर्कुलर स्केल होगा, हो सकता है उसमें 0 यहाँ हो, यहाँ से लेकर के किसी वैल्यू, सपोज ये 10 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकता है मैक्सिमम, तो 10 एम्पियर तक की रेंज लिखी होगी यहाँ। तो रेंज का मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है ये मेजरमेंट में, ठीक है ना, मतलब 10 एम्पियर तक का 10 एम्पियर करंट जब फ्लो करेगा तो नीडल यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पहुंच जाएगी। ये सेंटर पे नीडल प्रेजेंट है, ये नीडल जो है वो इस जगह से डिफ्लेक्ट होती है और इस जगह पे आ जाती है डिफ्लेक्ट होकर के। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसे। जब क्या होता है 10 एम्पियर का करंट फ्लो करता है तो नीडल यहां से रोटेट करके वहां चली जाएगी। तो यहां से यहां तक 10 एम्पियर है तो हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हर एक पार्ट जो है हमारे लिए 1-1 एम्पियर का मेजर करने लगा। यहाँ पे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, ऐसे करते करते 10 एम्पियर तक हम जा सकते हैं। और में छोटी छोटी डिवीजन करते हैं तो बीच के इंटरमीडिएट मेजरमेंट्स भी कर सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ करंट की डिटेक्शन की बात कर रहे हैं, मेजरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम मेजर करने का नहीं है। अब मान लो ये हमारा सर्किट में कोई रेजिस्टेंस लगी हुई है, किसी सर्किट का पार्ट है, दिस इज अ डिवाइस लोड कनेक्टेड टू इट, ठीक है ना। इट मे बी अ फैन, इट मे बी सम अदर डिवाइस, ठीक है ना, कोई भी डिवाइस हो सकती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कैसे पता चलेगा? एक तरीका तो यह है कि इसकी वायर को खुद से छू लो, झटका लग जाए करंट का तो पता चल गया करंट फ्लो कर रहा है, नहीं लगता तो नहीं फ्लो कर रहा। पर ये बड़ा डेंजरस हो सकता है, फेटल हो सकता है ऐसे करंट को चेक करना। तो हमने क्या किया, हमने कहा हम इस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे।
अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में डिफ्लेक्शन हुआ, या ऐसे कनेक्ट करते हैं, ये हमने कनेक्शन कर दिया, ठीक है। ये कनेक्शन करने से क्या होगा, अगर करंट आएगा तो वो गैल्वेनोमीटर से भी फ्लो करेगा। अब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगी, जब करंट आएगा यहां पे तो करंट के पास जाने के लिए दो पाथ हो जाएंगे। मैं बल्कि फिर से लगाता हूं, मैंने गलत बोल दिया। करंट को डिटेक्ट करना है ना, तो ये गैल्वेनोमीटर जो है मैंने यहां पे लगा दिया, सपोज जी से गैल्वेनोमीटर भी डिनोट कर रहे हैं और जी से ही इसकी रेजिस्टेंस भी डिनोट किया। अभी ऐसे हमने ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, पूरा गैल्वेनोमीटर लिख देता हूं, ये जी से। अब करंट आया, जो करंट इसमें से फ्लो होकर के गया वही गैल्वेनोमीटर से भी फ्लो करेगा। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है ना। पिछली बार का कनेक्शन गलत हो रहा था, पैरेलल में जा रहा था, इसलिए मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये चीज उठाई, यहाँ पे मैंने लगा दिया इसके साथ, ठीक है। ऐसा लगाते ही अब ये गैल्वेनोमीटर आ गया। अब आप कहोगे जब गैल्वेनोमीटर को इससे हटाना होगा तो क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, यहां से एक स्विच भी लगा के रखते हैं। जब ये स्विच हम क्लोज कर देंगे तो गैल्वेनोमीटर सर्किट से हट जाएगा, क्योंकि ये वाली कनेक्टिंग लीड और ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएगी। जब करंट आएगा तो हमें मालूम है पैरेलल में जब करंट डिवाइड होता है तो वो क्या करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। इस पाथ की रेजिस्टेंस जीरो है तो इसमें फ्लो करने वाला करंट जीरो हो जाएगा, यानी कि सारा करंट इस पाथ से फ्लो करेगा। जब आप इस स्विच को क्लोज कर दोगे तो करंट आएगा यहां से और ऐसे फ्लो कर जाएगा। स्विच को ओपन करोगे तो क्या होगा, अब ये रास्ता बचा ही नहीं, तो करंट इसमें से फ्लो करेगा। और गैल्वेनोमीटर में अगर करंट फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर पे ये नीडल रोटेट करेगी इस तरह से। इसका मतलब है जीरो की जगह कहीं और चली जाए नीडल, जहां पे जब करंट नहीं फ्लो कर रहा होता था, जहां पे नीडल रुकी हुई थी, वहां से मूव करके कहीं और चली जाए, डिफ्लेक्शन शो करने लगे तो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, और नहीं डिफ्लेक्शन शो करती तो मतलब करंट नहीं फ्लो कर रहा है। इसका मतलब है अगर मेरे को ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करने के बाद नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया तो इस रेजिस्टर में करंट फ्लो कर रहा है, और अगर नहीं शो किया तो करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। देखो गैल्वेनोमीटर में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, गैल्वेनोमीटर है क्या चीज, तो उसकी डेफिनेशन है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन अ सर्किट, ठीक है। सिर्फ इतनी सी चीज है हमारे पास। अभी हमें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे वर्क करता है, कौन सा प्रिंसिपल है, वो सब जानने की कोई जरूरत नहीं है गैल्वेनोमीटर के बारे में। सिर्फ इसका काम हमें मालूम होना चाहिए। हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ लिया कि इसके अंदर एक कॉइल लगी हुई है। अब वो कॉइल कैसी होगी उसका एक रफ आइडिया दिया। कई तरह के गैल्वेनोमीटर होते हैं, कई तरह की अटैचमेंट्स होती हैं उसमें, सस्पेंडेड कॉइल टाइप होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है। वो हमारे मैग्नेटिज्म के चैप्टर में जो सिलेबस में है वो वहां पे हम पढ़ेंगे। यहाँ तो हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बात करेंगे, ना कि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। तो सिर्फ इतना ही जानना है कि गैल्वेनोमीटर क्या है, हमें इतना ही जानने की जरूरत है, ठीक है। और ये मालूम है हमें गैल्वेनोमीटर के अंदर उसकी खुद की रेजिस्टेंस है, जिसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट which is used to detect the presence of current in a circuit। अब इसका काम करंट मेजर करना नहीं है। अगर इसी गैल्वेनोमीटर के पास कुछ स्पेशल क्वालिटीज हो, कोई स्पेशल फीचर इसे दे दिया जाए, कोई स्पेशल कंडीशन फुलफिल कर दी जाए, तो ये करंट मेजर भी कर सकता है। और जब यही गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करने के लिए यूज होने लगेगा तो इसे कहेंगे हम अमीटर। तो अमीटर क्या है, अमीटर एक ऐसा गैल्वेनोमीटर है जिसका काम है करंट को मेजर करना, ठीक है। किसी सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने का काम जो करेगा गैल्वेनोमीटर, उस गैल्वेनोमीटर का नाम होगा अमीटर। यानी कि तब उसे गैल्वेनोमीटर ना कह करके हम अमीटर कहेंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब आता है कि अमीटर में वो क्या खासियत होनी चाहिए। देखो अब अमीटर का काम है करंट को मेजर करना। अगर मैंने यहां पे अमीटर लगा दिया तो वो इसमें फ्लो करने वाले करंट को मेजर करेगा। कौन सा करंट को मेजर करेगा, ये जो आपकी डिवाइस है लोड इस लोड से जो करंट फ्लो करके जाएगा उस करंट को मेजर करेगा, ठीक है। मैं पहले की तरह एक वायर इस तरह से भी लगा के रखता हूं। मैंने इस स्विच को क्लोज रखा था तो करंट इससे आया, ऐसे चला गया,
इसमें कोई करंट नहीं फ्लो किया। जब इसमें करंट नहीं फ्लो किया तो इसका मतलब इस वाली चीज में करंट नहीं फ्लो किया। ये क्या चीज है, आप इसको अभी ऐसा ही मान के चलो, उस तरह का स्प्रिंग ही है जो हमने देखा था, ठीक है ना। इस तरह का स्प्रिंग किसी रिजिड वॉल पे अटैच्ड होगा और इसमें क्या होगा, एक नीडल अटैच होगी इस तरह से, पॉइंटर जिसे बोलेंगे, और यहाँ पे पिवटेड होगी, इसका एक सर्कुलर स्केल होगा इस तरह का। यहाँ पे ये 0 होगा जब करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक है। ऐसे सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर भी होता है। सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, 0 यहाँ पे होता है। उस समय अगर डिफ्लेक्शन इधर होता है तो करंट एक डायरेक्शन में और डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ चला जाता है, तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ हो रहा है, हमें ये भी मालूम चल जाता है करंट की डायरेक्शन कैसी है। अभी तो बेसिकली हम ये समझते हैं कि अमीटर कैसे होगा, क्या वर्क करेगा। अब इसमें से करंट गया, ये स्विच क्लोज था, जब ये स्विच क्लोज था तो करंट ने ये पाथ फॉलो कर लिया। देयर इज नो करंट इन दिस एमीटर, दैट इज नो करंट इन दिस जी, दैट इज नो करंट इन दिस कॉइल। जब इसमें करंट ही नहीं फ्लो किया तो कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ। अब हमने कहा कि भाई इसमें कितना करंट फ्लो करना है वो हम मेजर करना चाहते हैं, तो सपोज हमने स्विच को ओपन कर दिया। इस स्विच को ओपन करते ही जब करंट यहाँ पे पहुंचा तो करंट हैज नो, दिस पाथ इज नाउ इनकम्प्लीट पाथ, इट इज ओपन पाथ, तो इसमें से तो करंट जा नहीं सकता। तो द ओनली पाथ अवेलेबल टू द करंट कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन इज थ्रू द अमीटर, तो वो इसमें से पास करा। जब इसमें से पास किया तो इसका मतलब इसमें से पास कर रहा है, इसका मतलब इसमें से पास कर रहा है, इसमें से जब पास करेगा तो डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और वो डिफ्लेक्शन जैसे होगा तो हमें करंट मालूम चल जाएगा। एक चीज तो ये कि जब आपको अमीटर यूज करना है तो आपने क्या करना है, जिस डिवाइस में, जिस अप्लायंस में आप करंट मेजर करने जा रहे हो उसके साथ सीरीज में कनेक्ट करना है। जो करंट इससे आया है वही करंट अमीटर से जाना चाहिए। अमीटर हैज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द अप्लायंस और द डिवाइस इन विच द करंट फ्लोइंग इज टू बी मेजर्ड, ठीक है। उस डिवाइस के साथ सीरीज में जिसमें फ्लो करने वाले करंट को आप मेजर करने जा रहे हो, उसके साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए फिर हम इस स्विच को क्लोज करके देखते हैं। मान लो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं यही एक अकेली डिवाइस थी हमारे पास लगी हुई और कोई डिवाइस नहीं है, सिंपल सर्किट ले लिया हमने, ये सोर्स लगी हुई है। अब करंट इसमें से फ्लो करता है तो वो करंट कितना फ्लो करेगा, मान लो सेल की कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ईएमएफ इसका ई है, तो जो करंट फ्लो करेगा आई, जब ये स्विच क्लोज है उस समय के लिए आईसी लिख देता हूं, सी का मतलब क्लोज, व्हेन दिस स्विच इज क्लोज उस समय के लिए आईसी कितना होगा, ई अपॉन आरएल होगा, ठीक है। अब हमने ये स्विच ओपन कर दिया, जब ये ओपन किया तो करंट कैसे फ्लो करेगा, जब ये क्लोज था, फिर से देखो ये क्लोज था तो पाथ ये आया, इस पाथ में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस आई थी वो ये, लेकिन जब आपने स्विच को क्लोज कर दिया, सॉरी ओपन कर दिया, तब क्या होगा, तब जो करंट फ्लो करेगा इसमें से वो करंट इस तरह से जाएगा, लेकिन अब उसके पाथ में दो रेजिस्टेंस आ रही हैं, एक तो ये आ रही है लोड रेजिस्टेंस, चाहे इसे आर ही कह दो आप, और एक आ रही है इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जी। इसका मतलब फ्लोइंग करंट जब स्विच जो है ओपन होगा, वो लिख दिया फॉर ओपन, व्हेन द स्विच इज ओपन, तो वो करंट कितना होगा, ई अपॉन आर प्लस जी, ठीक है। इसका मतलब है ये दोनों करंट तो अलग अलग होंगे, तो मेरे को अमीटर करेक्ट रीडिंग नहीं देगा, फॉल्टी होगी वो रीडिंग, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये करंट कुछ और है, ये करंट कुछ और है। स्विच ओपन रखूं, सिर्फ अपनी डिवाइस को यूज करूं तो उसमें लार्जर करंट फ्लो कर रहा है, स्विच क्लोज कर दूं, सॉरी स्विच क्लोज कर दूं तो उसमें जो है लार्जर करंट फ्लो कर रहा है, और स्विच ओपन कर दूं तो उसमें स्मॉलर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब पहली चीज तो ये अमीटर सही रीडिंग नहीं देगा, लेकिन स्टिल ये करेक्ट रीडिंग के बहुत पास की रीडिंग दे सकता है, वेरी क्लोज, यानी कि इसमें जो डिफरेंस आएगा इस करंट और इस करंट में वो नेग्लिजिबल हो सकता है अगर ये वाली रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाए, जी बहुत छोटा हो जाए, आर के कंपैरिजन में इतना छोटा हो जाए कि आर प्लस जी को हम मोर और लेस आर ट्रीट कर लें, तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों करंट्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर जी नेग्लिजिबल हो गया तो ये दोनों करंट मोर और लेस इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब है हमारे अमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, अमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर था, उसकी रेजिस्टेंस कितनी थी हमें मतलब नहीं, क्योंकि उसने करंट मेजर थोड़ी करना था, उसने तो सिर्फ करंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है ये चेक करना था, ठीक है।
दूसरी चीज हो गई अमीटर, जिसका काम है करंट मेजर करना। तो ऐसा ना हो कि अमीटर को जब हम सर्किट में करंट मेजर करने के लिए प्लेस कर रहे हो वो सर्किट की रेजिस्टेंस ही बहुत ज्यादा बदल दे, जिसकी वजह से करंट ही बदल जाए हमारे पास। तो ऐसे केस में उसकी रेजिस्टेंस जो है बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। तो G बहुत स्मॉल होना चाहिए अमीटर का, अमीटर रेजिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल। अब हम फर्दर देखते हैं कि हमें ये समझ में आ गया कि अमीटर किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है ना। अब अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जो इस पर्पज से बनाया गया था कि उसने करंट को डिटेक्ट करना है, और हम चाहते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर को हम मॉडिफाई कर दें और किसी तरह से इससे हम करंट मेजर करने लगे, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कम करनी होगी। अब ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस उसमें लगी हुई है, अंदर का स्प्रिंग कॉइल अरेंजमेंट सब कुछ लगा हुआ है, उसको खोल करके बदला तो नहीं जा सकता। उसको बदलने का मतलब है यू आर मेकिंग अ न्यू इंस्ट्रूमेंट। आपके पास तो जो अवेलेबल है इंस्ट्रूमेंट, आप उसी में मॉडिफिकेशन करना चाहते हो और उसी को कन्वर्ट कर लेना चाहते हो अमीटर में। तो अब आप क्या करोगे, you want to convert a galvanometer into an ammeter, and you know for ammeter the resistance should be very small, ताकि जब आप ऐसे कनेक्ट करो तो इस सर्किट की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा अल्टर ना हो, ये दोनों करंट्स आपके लिए मोर और लेस सेम फ्लो करें। तो अब हमने इसके लिए क्या किया, हमने क्या काम करते हैं, इसी के साथ हम पैरेलल में एक बहुत छोटे वैल्यू की रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। अ वेरी स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस is connected in parallel with the galvanometer। अब ये जो डॉटेड के अंदर आया, ये चीज आपके पास जो है वो अमीटर हो गई। ये जो लो वैल्यू रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है, इसे S से डिनोट करते हैं और इसका नाम होता है शंट। अगर हम कहीं कह देते हैं कि किसी चीज की हम शंटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस चीज के अक्रॉस हम पैरेलल में एक बहुत छोटी वैल्यू की रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं। अब G और S जैसे ही पैरेलल में आए, इस डॉटेड लाइन के अंदर प्रेजेंट इंस्ट्रूमेंट अमीटर हो चुका है। उस अमीटर की रेजिस्टेंस के बारे में सोचें कितनी होगी। उस अमीटर के लिए S और G का जो रिजल्टेंट आएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी इन दोनों की, वो होगी। तो अमीटर की रेजिस्टेंस RA, that is resistance of ammeter, ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए GS अपॉन G प्लस S। और हमें मालूम है अगर दो रेजिस्टेंसेस हमारे पास प्रेजेंट हैं, सपोज 6 ओम और 3 ओम की, और इन्हें हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी मिलेगी। 6 और 3 को पैरेलल में कनेक्ट किया तो 2 ओम की आ गई। आप देखो जो रिजल्टेंट आया है वो इन दोनों में से जो छोटी रेजिस्टेंस यानी कि 3 ओम वाली, उससे भी छोटा आया है। इसका मतलब ये वैल्यू S से भी छोटी आई, और S को तो हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है, S की रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। तो अब एक काम तो हो गया हमारा कि गैल्वेनोमीटर जो है वो कन्वर्ट हो गया अमीटर में, उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। पर एक दूसरी प्रॉब्लम अराइज कर गई। अब सर्किट में जब आपने इसे कनेक्ट किया, यहां पे हमने इस जगह पे इस डिवाइस को कनेक्ट किया, जैसे ये A कनेक्टेड था, तो रिजल्ट क्या हुआ, ये आने वाला करंट जो आ रहा था, अब उसको इससे भी होके जाना है। ये करंट I आ रहा था, जैसे ही वो करंट यहां पे पहुंचा तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। उसका एक पार्ट इसमें से चला जाएगा और एक पार्ट इसमें से चला जाएगा। अब करंट जो है पैरेलल में जब डिवाइड होता है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, यानी कि इसमें फ्लो करने वाला करंट अगर मैं IG मान लूं, सॉरी, इसमें फ्लो करने वाला करंट मैं IG मान लेता हूं, तो इसमें फ्लो करने वाला करंट हो जाएगा I माइनस IG। टोटल करंट I आया था, तो मुझे मालूम चला कि IG अपॉन I माइनस IG, ये कितना होगा। अब IG किसमें करंट फ्लो कर रहा है, G में, और I माइनस IG किसमें कर रहा है, S में। तो ये करंट जो है इनकी रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे, यानी कि अगर आपने ये वाला करंट डिनोमिनेटर में लिखा है तो ये वाली रेजिस्टेंस दूसरे साइड पे न्यूमरेटर में लिखोगे इसे। और ये करंट G में फ्लो कर रहा था, IG आपने न्यूमरेटर में लिखा है तो G डिनोमिनेटर में लिखोगे, ये हो गया।
अब अगर सपोज मैं यहां पे IG ऐड कर दूं नीचे, तो मेरे को क्या मिलेगा, IG अपॉन I, और यहां क्या मिलेगा, S अपॉन G प्लस S। इससे मैं चाहूं तो मैं IG की वैल्यू कंक्लूड कर सकता हूं कितनी, या फिर यहां से मैं S को सब्जेक्ट बनाऊं, तो S की वैल्यू हो जाएगी IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहां से देखते हैं, आपने क्या किया था, आपने यहां पे पैरेलल में शंट लगा दी थी, यहां तक तो करंट जो आया था, यहां कर देता हूं, ये जो करंट फ्लो करके आया था यहां पे, वो तो I था, ये G है आपके पास, ये S है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो अब यहां से करंट डिवाइड हो गया, इसमें तो चला गया IG और इसमें चला गया I माइनस IG। अब देखो क्या हुआ, जब इस कॉइल में करंट कम हो गया, अगर ये नहीं प्रेजेंट होता तो इसमें से सारा करंट जाता, तो ज्यादा करंट जाता तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती तो स्प्रिंग ज्यादा कंप्रेस होता, टॉर्क ज्यादा होता, डिफ्लेक्शन ज्यादा होता, यानी कि डिफ्लेक्शन तो जो होगा वो IG का होगा। जितना करंट इस कॉइल से फ्लो करेगा, डिफ्लेक्शन तो उसकी वजह से होगा। तो अब इसके लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूं एक बार इसे रब करके कि अब हमें क्या करना है, फिर हम एक बार ब्रीफली पूरी चीजों को डिटेल से समझ लेंगे। ये हमारे गैल्वेनोमीटर का स्केल था, सर्कुलर स्केल। ये मान लो 0 वाला माप था, जब करंट नहीं फ्लो करता था तो नीडल यहां पे रुकी होती थी। और ये IG मैक्सिमम, IG वो करंट है जो इसमें से फ्लो करेगा। अगर ये नहीं होगा शंट तो I ही IG हो जाएगा आपके पास, अगर प्रोवाइडेड कि I करंट यहां पे आया है। तो अब हमें मालूम है कि नीडल जो है वो यहां से यहां तक मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कर सकती है। पहले आप मान लो सिर्फ यही कॉइल थी हमारे पास, हमने इसमें शंट नहीं कनेक्ट कर रखा था, ये गैल्वेनोमीटर की कॉइल थी। हमने देखा इसमें जब सपोज 10 एम्पियर का करंट गया तो क्या हुआ, नीडल डिफ्लेक्ट होकर के यहां पहुंच जाती है। 10 से कम करते हैं तो इसके इधर रहती है, 10 पे करते हैं यहां पे आ जाती है, 10 से ज्यादा तो हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि नीडल आगे तो जा नहीं सकती, स्केल अवेलेबल नहीं है उसके पास डिफ्लेक्शन के लिए। ये रिजिड बाउंड्रीज आ जाएंगी इसके आगे डिफ्लेक्शन अलाउड नहीं होगा, तो नीडल भी यहीं पे आकर के रुक जाएगी इस रिजिड बाउंड्री पे। ये सपोर्ट आ गई, नीडल यहां तक आ गई, इसके आगे तो जा नहीं सकती, इस जगह के आगे ये नीडल जा नहीं पाएगी, रोटेट नहीं कर पाएगी, कुछ भी हो जाए। तो 10 एम्पियर के करंट में होता था, इसमें से 10 एम्पियर, इसका मतलब है जब IG 10 एम्पियर होगा तभी ये यहां पे आएगी। लेकिन हम मेजर कौन सा करंट करना चाहते हैं, मेजर तो हम I करना चाहते हैं, तो करें क्या हम। मैंने एग्जांपल के लिए आपको कह रहा हूं कि ये 10 एम्पियर था, मान लो ये 0 है और यहां पे 10 एम्पियर पे आ जाता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां भी मैं नंबर्स ले लेता हूं तो समझना आसान होगा। मान लो ये रेजिस्टेंस 1000 ओम की है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस मान लो 1 ओम की है, या ऐसे कर लेते हैं, ये 999 ओम की है और ये 1 ओम की है। अब मान लो यहां से आने वाला करंट, फॉर एग्जाम्पल
100 एम्पियर का है, तो IG कितना होगा? अब हमने कहा IG कितना होगा, IG तो यहां से मिल जाएगा हमारे को, ठीक है। तो एक बार इस फॉर्मूले से IG को कंक्लूड करके देखते हैं कितना हुआ। IG इक्वल्स टू S की वैल्यू हो गई 1 हमारे पास, नीचे G प्लस S किया 999 प्लस 1000 हो गया ये, और इधर से 100 एम्पियर का करंट आया था, ये I इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 100 एम्पियर इसमें मल्टीप्लाइड हो गया, तो ये आ गया 0.1 एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब जब 100 एम्पियर का करंट आया तो 0.1 एम्पियर। इनकी भी रीडिंग मैं छोटी करता हूं अपने लिए। मान लो ये नीडल यहां से यहां आने में 1 एम्पियर पे ही आ जाती थी। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो है वो 1 एम्पियर का है, यानी कि जब IG की वैल्यू 1 एम्पियर होगी तो नीडल यहां से यहां आ जाएगी। अच्छा सोचो, अगर IG की वैल्यू मैं आपको कहूं कि 1 एम्पियर है, तो आप मुझे I बता सकते हो कितना है? यहीं से निकल आएगा, फिर से यहां से आप I को सब्जेक्ट बना लो, तो I आपके पास क्या हो जाएगा, G प्लस S अपॉन S इंटू IG, तो I इक्वल्स टू G प्लस S 999 प्लस 1 1000, ये 1, और IG मैं आपसे कह रहा हूं 1 एम्पियर हो जाएगा, मतलब 1000 एम्पियर। ध्यान रखिएगा ये बहुत लार्ज करंट है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल को क्लियर करने के लिए बोल रहा हूँ। प्रैक्टिकली इतने बड़े करंट्स के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है ना, इतने बड़े करंट्स हम जनरली यूज कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ एक समझने की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा जब I 1000 एम्पियर का होगा तो IG जो है वो 1 एम्पियर का होगा, या उल्टा बोल लो IG 1 एम्पियर होगा तो I जो है वो 1000 एम्पियर का होगा, जब G की वैल्यू इतनी और S की वैल्यू इतनी होती है। अब मेरे स्केल पे जहां 1 एम्पियर लिखा था, किसके, गैल्वेनोमीटर के, मैंने रब किया उसे। IG तो अभी भी क्या है मेरे पास, 1 एम्पियर ही है, लेकिन इसको रब कर दिया मैंने यहां पे लिखा 1000 एम्पियर। अभी भी इसमें जो करंट जाएगा, अगर ये 1000 एम्पियर का करंट होगा तो इसमें जाने वाला करंट वो कितना होगा, 1 एम्पियर का होगा। ये IG जो है वो 1 एम्पियर ही होगा, लेकिन मैंने क्या किया है, सिर्फ 1 एम्पियर को हटा करके उसकी जगह 1000 एम्पियर लिख दिया, ठीक है। जहां पे पहले यहां पे सपोज 0.1 एम्पियर लिखा होता था, वहां मैंने 100 एम्पियर लिख दिया। एक बार पहले की रीडिंग्स भी लिखता हूं, फिर बात और समझ में आएगी। 0.1 एम्पियर, एम्पियर में है सर, 0.2 एम्पियर, और ये आपका 1 एम्पियर, ऐसे करते करते अब हमने क्या किया, सिर्फ इसका नाम बदल दिया है। इसको 1 एम्पियर की जगह हम कहने लगे हैं 1000 एम्पियर। एम्पियर हटाई देता हूं, समझ लीजिएगा एम्पियर में है। 0 तो अभी भी 0 रहेगा। 0.1 वाले की जगह मैं 10 लिख रहा हूं, इसकी जगह मैं 20 लिख रहा हूं। ऐसे यहाँ पे 0.3 का होगा, वहां पे मैं 30 लिख दूंगा। ऐसे यहाँ पे 0.4 का होगा, वहां पे मैं 40 लिख दूंगा। देखो, जब एक बार फिर से सेम डेटा के लिए सोचते हैं, जब I की वैल्यू 40 एम्पियर होगी, ये I की वैल्यूज हैं, ऊपर वाली वैल्यूज किसकी हैं, दिस करस्पॉन्ड्स टू I, और ये किसको करस्पॉन्ड कर रही है, IG को करस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। देखते हैं क्या हमारे को वाकई में इसी के अकॉर्डिंगली मिल रहा है। अब मैंने कहा I की वैल्यू 40 है, IG निकालो, तो एक बार IG निकाल करके देखते हैं। IG का मतलब है S अपॉन G प्लस S इंटू I, तो IG इक्वल्स टू S1 हो गया, ये 1000 हो गया, और I आपको बोला मैंने 40 एम्पियर, सपोज 40 एम्पियर, तो ये एक 0 कैंसिल हो गया। अच्छा, मुझे 0.04 लिखना चाहिए था, मतलब पहले भी शायद मैंने फिर गलत लिखा होगा, 2 0 थे, 0.1 था, हाँ, तो 0.1 से बड़ा लिख दिया ना। 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 ऐसे लिख दिए, ठीक है ना। तो अब ये आया 0.04 मेरे पास, IG इक्वल्स टू 0.04, ठीक है। इसी तरह जब सेम फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, IG 30 एम्पियर का होगा तो देखें, 30 एम्पियर का होगा तो IG की वैल्यू कितनी होगी, तो IG इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000
इनटू ये मैं 30 एम्पियर का ले रहा हूँ, 30 लिया, आपको दिख रहा है 0.03, ठीक है ना। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इन रीडिंग्स को मिटाया और उनकी जगह ये लिख दिया, क्योंकि अब हमें मालूम है जब IG इतना होगा तो I एक्चुअली में इतना होता है, IG इतना होगा तो I इतना होता है, IG इतना होगा तो I इतना होता है। तो हमने स्केल की रीडिंग में I लिखा है, यानी कि स्केल किस चीज को रीड करेगा, अमीटर रीडिंग किस चीज की दे रहा है हमें, अमीटर जो हमें रीडिंग दे रहा है वो I की दे रहा है। उस पे स्केल पे अगर नीडल यहां से यहां आती है तो वो कौन सी रीडिंग बताएगा हमें, ये 40 एम्पियर वाली, ये तो लिखा ही नहीं होगा तब हमारे पास, वो 40 एम्पियर बताएगा। लेकिन उस समय डिफ्लेक्शन जिस करंट की वजह से हुआ है वो कौन सा करंट है, वो करंट ये वाला, डिफ्लेक्शन तो इसकी वजह से हुआ है, ठीक है। डिफ्लेक्शन हमेशा IG की वजह से होगा, तो अब आप ध्यान रखेंगे डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होगा, IG की वजह से, और स्केल पे रीडिंग जो लिखी होगी वो किसकी लिखी होगी, I की, ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसा प्रोसेस है जिसे हम मॉडलिंग करते हैं, मॉडल बनाते हैं। एक एक्चुअल शिप है, एक उस शिप का मॉडल है, एक एक्चुअल कार है, एक उसका मॉडल है छोटा सा। हमने इतनी छोटी सी एक शिप बना दी, सपोज इतनी बड़ी शिप बना दी, एक्चुअल शिप बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसा ही हम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने मॉडलिंग कर दी है कि हमारे पास करंट ये है, या हम उसके बड़े वाली चीज की बात कर रहे हैं, मैग्नीफाइड इमेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक बार आपको ब्रीफ में इसकी वर्किंग के लिए क्या क्या हमें करना है, न्यूमेरिकल्स के लिए हमें क्या क्या जानना है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। ये इंस्ट्रूमेंट्स हमारा जो है दैट इज अमीटर, ये पूरी चीज जो है वो अमीटर, अमीटर मतलब एम्पियर मीटर, ठीक है ना, जो करंट को मेजर करे। एम्पियर आपको मालूम है करंट का यूनिट है वो। ये इसका स्केल है, ये इंटरनल सर्किट हो गया, ये इसका स्केल है, ये पॉइंटर नीडल लगी हुई है जो इस तरह से रोटेट करेगी। ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू यहां पे आएगी रीडिंग की। ये शंट, ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस। सबसे पहली चीज इन दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी पाथ से जाओ आप सर्किट के सेम रहेगा। अगर हम यहां से जाते हैं G के थ्रू तो यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो IG इंटू जी का आता है, पोटेंशियल ड्रॉप कह लो इसे। यहां से यहां जाने पे जो वोल्टेज कम हो जाती है, फॉल कर जाता है पोटेंशियल, वो हो जाता है हमारे पास IG इंटू जी। और अगर हम इस पाथ से जाते हैं तो सेम पोटेंशियल ड्रॉप मिलता है हमें I माइनस आई जी इंटू एस। इससे अगर हम एस को सब्जेक्ट बना लें तो एस मिलता है हमें आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। हमारे मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स इसी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब देखो जानने वाली बातें जो है वो समझो क्या है। गैल्वेनोमीटर जिसका काम है सर्किट में करंट प्रेजेंट है या नहीं है उसको डिटेक्ट करना। अमीटर उसका काम है करंट मेजर करना। अमीटर को हमेशा उस अप्लायंस के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे जिसमें से फ्लो करने वाला करंट हम मेजर करते हैं, ठीक है। अमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। अमीटर शुड बी ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस, ताकि जब हम उसे अप्लायंस के साथ कनेक्ट करें तो वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को ऑल्टर ना कर सके, इसलिए अमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। अमीटर की नीडल का जो डिफ्लेक्शन होता है वो इस G में से फ्लो करने वाले करंट IG की वजह से होता है, लेकिन अमीटर जो रीडिंग देता है वो इसकी देता है I की, जो उस अप्लायंस में फ्लो कर रही है। I की मैक्सिमम वैल्यू, IG की मैक्सिमम वैल्यू जिस पे ये यहां आ जाएगा वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाली वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ठीक है। हमसे पूछता है एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G गिवन है। कहता है कि अगर गैल्वेनोमीटर में से सर्टेन करंट बता देता है, इतना फ्लो करता है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी कि IG की वैल्यू दे रहा है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर प्रेजेंट है तो S नहीं है आपके पास, तो आपको एक वैल्यू दे दी इसने।
हाँ, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या है? वो करंट जो गैल्वेनोमीटर की नीडल को पूरा डिफ्लेक्ट करा देगा। जैसे हमसे कहता है कि एक गैल्वेनोमीटर है, उसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए हमें 2 मिली एम्पियर का करंट चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब IG की वैल्यू 2 मिली एम्पियर होगी तो उस समय नीडल यहां पे आ जाएगी। ठीक है ना? ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन का करंट हो गया हमारे पास, जिससे पूरा स्केल नीडल डिफ्लेक्ट करके यहां से यहां तक आ जाएगी। ये रेंज जो यहाँ की वैल्यू होती है, लिखी होती है, वो IG की नहीं होती है। 2 मिली एम्पियर IG की वैल्यू नहीं है। वो किसकी वैल्यू है हमारे पास? सॉरी, IG की वैल्यू है, वो I की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हम IG नहीं लिखते हैं, IG की वैल्यू नहीं लिखते हैं। हम लिखेंगे कि हाँ, यहाँ पे I की वैल्यू लिखेंगे। कह रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो है 2 मिली एम्पियर है, तो ये IG की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है? कह रहा है गैल्वेनोमीटर है जिसके लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर्ड करंट 2 मिली एम्पियर है, तो ये IG की मैक्सिमम वैल्यू है। यानी कि IG जब 2 मिली एम्पियर होगा तो नीडल इस जीरो से डिफ्लेक्ट होकर के यहां आ जाएगी। पर यहां 2 मिली एम्पियर नहीं लिखना है हमारे को। अगर ये अमीटर है तो हमें कहता है हम इसे अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम इसे अमीटर बनाना चाहते हैं। हम फिर से क्वेश्चन को एक बार शुरू से समझते हैं। क्या कह रहा है हमारे को? कह रहा है अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 995 ओम। ऐसे समझो आप एग्जांपल के लिए। ठीक है ना? अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस मच, तो G की वैल्यू दे दी है। द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज, इसका मतलब IG की मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, से 2 मिली एम्पियर। ठीक है? हमसे कहता है वी वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इनटू एन अमीटर। हम अमीटर बनाना चाहते हैं। अमीटर बनाना चाहते हैं, इसका मतलब हमें शंट जोड़नी पड़ेगी उसके साथ। तो कहता है वी वॉन्ट टू मेक इट एन अमीटर विच विल बी केपेबल ऑफ रीडिंग अप टू 2 एम्पियर। यानी कि I की मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वो। इसका मतलब इस स्केल पे जो रीडिंग्स लिखी होंगी वो 0 से स्टार्ट होकर के 2 एम्पियर तक की लिखी होंगी, जबकि डिफ्लेक्शन जो होगा वो 2 मिली एम्पियर के करंट की वजह से नीडल यहां पे आ जाएगी IG की जब वैल्यू होगी। हमसे पूछता है आप बताओ वो शंट की वैल्यू कितनी है जिससे हम इसे इस तरह के अमीटर में कन्वर्ट कर सकें जो 2 मिली एम्पियर रीड कर सके। कह रहा है अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 995 ओम, इट गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, या its full scale deflection current is 2 milliampere. Find the shunt required to convert it into an ammeter having a range of 2 ampere. ठीक है? तो शंट निकालना है, सिंपल सी चीज है। इसमें फॉर्मूले में ही सब्स्टिट्यूट करना है। इसके सारे क्वेश्चन हमारे फॉर्मूला बेस्ड ही हैं। IG की वैल्यू हमें दे रखी है मैक्सिमम, वो हम लिख लें 2 मिली एम्पियर, दैट इज 2 into 10 to the power minus 3 एम्पियर। नीचे I माइनस IG है, 2 में से 2 मिली एम्पियर माइनस करोगे कोई खास फर्क पड़ना नहीं है, तो इसे 2 ही समझ लो। I माइनस IG इज मोर और लेस 2। आपको बोला भी था कि बहुत बड़ा हो जाता है हमारे पास ये करंट इसके कंपैरिजन में, तो इसमें से ये माइनस करने पे कोई खास फर्क हमें पड़ नहीं रहा है, तो ये हमने एज इट इज लिख लिया। और अब आ जाती है G की वैल्यू लिखने के लिए, तो G की वैल्यू है हमारे पास 995 ओम। इसका मतलब है शंट जो रिक्वायर्ड है ये तो कैंसिल हो गया, इसे 1000 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करते हैं डेसिमल यहाँ जाता, 100 से डिवाइड किया होता तो यहाँ होता डेसिमल, 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। यानी कि शंट रिक्वायर्ड इज 0995 ओम। इतने की शंट रिक्वायर्ड है हमारे को। ठीक है? तो बेसिकली हमारा यही फॉर्मूला वर्क करेगा। इसी में से कोई एक चीज हमें पता नहीं होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। फिर से एक बार शॉर्ट में, गैल्वेनोमीटर क्या, जिसका काम है सर्किट में करंट को डिटेक्ट करना। अमीटर क्या, जिसका काम है करंट को मेजर करना। अमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे सर्किट में? उस अप्लायंस के साथ सीरीज में जिसके थ्रू फ्लोइंग करंट आप मेजर करना चाहते हैं। अमीटर की रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? वेरी स्मॉल। ठीक है ना? ताकि हमारा मेन करंट ऑल्टर ना हो। अमीटर
बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर से क्या करना होगा हमें, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करनी होगी और इस लो वैल्यू पैरेलल में कनेक्टेड रेजिस्टेंस का नाम शंट होगा। हम सिंपली कह देंगे कि हमें गैल्वेनोमीटर की शंटिंग करनी होगी, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया। क्या गैल्वेनोमीटर हमें करेक्ट रीडिंग देगा? नहीं, गैल्वेनोमीटर हमें करेक्ट रीडिंग नहीं देगा, क्योंकि हमें मालूम है जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग हम निकालेंगे, हमने ऐसे सर्किट देखा था ना, ये हमारी अप्लायंस प्रेजेंट है, ये हमने अमीटर लगा रखा है, पूछ रहा हमसे अमीटर क्या हमें करंट रीडिंग करेक्ट रीडिंग देगा। हमने ये एक वायर लगा रखी है जिसमें जो है हमने एक स्विच भी लगा रखा है इस तरह से, ये स्विच है। जिस समय ये स्विच क्लोज होता है उस समय इसकी रेजिस्टेंस G मान लीजिए आप, अमीटर की रेजिस्टेंस G है, यानी कि ये G ये वाला G नहीं है, इन दोनों का इफेक्टिव वैल्यू है। मैं अमीटर रेजिस्टेंस आगे लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना रहे आपको, अमीटर की रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। अब देखो जब ये स्विच क्लोज्ड होगा तो करंट का पाथ ये बनेगा, ये शॉर्ट सर्किटेड है इस वक्त अमीटर आपका, तो अमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, वो इस वायर के थ्रू निकल जाएगा आपका करंट। इसका मतलब है जिस समय स्विच क्लोज्ड है तो उस समय करंट IC फ्लो करता है और वो होता है E/R, और जिस समय स्विच ओपन हो जाएगा, इसको आप ओपन कर दोगे तो इस रास्ते से तो करंट जा नहीं सकता, तो एक ही पाथ है, तो ये दोनों सीरीज में आ गए, एक ही करंट फ्लो कर रहा है, तो ये हो जाएगा। जो रीडिंग मिलेगी वो हमें इसकी मिलेगी अमीटर से, और करेक्ट रीडिंग ये होती है, तो इसका मतलब है अमीटर करेक्ट रीडिंग नहीं देगा। हमसे पूछता अमीटर करेक्ट से ज्यादा रीडिंग देगा या करेक्ट से कम देगा, तो आप देखो दोनों में IC और IO में कौन सा बड़ा है, आपको दिख रहा है IC बड़ा है, इसका मतलब रीडिंग रेड बाय द अमीटर विल बी लेस देन द एक्चुअल रीडिंग, ठीक है। तो ये फैक्ट्स हो गए हमारे पास अमीटर को वर्कआउट करने के लिए। अब जो डिफ्लेक्शन होता है हमारे पास पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, उसे हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या हुआ? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। जैसे मान लो हमने आई करंट पास कराया, 0 पे नीडल थी, आई करंट पास करने के बाद नीडल यहां पे आ गई, तो ये उसका डिफ्लेक्शन हुआ, दिस इज थीटा। कितने करंट पे? आई करंट पे, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी को हमने कैसे डिफाइन किया है? जो डिफ्लेक्शन है पर यूनिट करंट, यानी कि थीटा बाय आई, ठीक है। दिस इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। हमारे जो भी न्यूमेरिकल सेटअप होते हैं वो बेसिकली इसी फॉर्मूले पे सेटअप हुए होते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे वोल्ट मीटर को, फिर इनके कुछ क्वेश्चंस वर्कआउट करके देखेंगे एक बार। तो वोल्ट मीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना 2 पॉइंट्स के अबाउट, यानी कि अगर एक अप्लायंस है उसके अक्रॉस कनेक्ट कर दोगे इसे, तो उस अप्लायंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर कर देगा। जैसे मान लो ये एक अप्लायंस है आपके पास, से सम रेजिस्टेंस R, आप किसी सर्किट का पार्ट है, इन 2 पॉइंट्स के अबाउट यानी कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हो, तो इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस आपको वोल्ट मीटर कनेक्ट करना होगा। इसका मतलब वोल्ट मीटर आप ऐसे कनेक्ट करोगे, तो वोल्ट मीटर हमेशा जो है पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। अब वोल्ट मीटर अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तो मेन करंट ऐसे आ रहा है आपके पास, जब वो यहां पे पहुंचेगा तो 2 पाथ हो गए उसके लिए, कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा। अगर आई का कोई बड़ा पार्ट, सब्सटैंशियल पार्ट इसमें गया, तो यहां पे एक स्विच भी लगा देते हैं, ठीक है ना, ये स्विच क्लोज है अभी। आई का अगर एक सब्सटैंशियल पार्ट इसमें चला गया तो रिजल्ट क्या होगा? इसमें फ्लो करने वाला करंट डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लो ये स्विच ओपन था, तो ये पूरा आई, हम ऐसा मान रहे हैं आई कांस्टेंट रहेगा, आई नहीं चेंज हो रहा, करंट कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। स्विच क्लोज करने के बाद भी करंट आई रहेगा, हमारी सोर्स जो है वो कांस्टेंट करंट सप्लाई कर रही है, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो जब आई करंट आया तो वो इसमें से गया, तो ड्रॉप कितना हुआ? व्हेन द स्विच इज ओपन, तो उस समय ड्रॉप हो रहा है IR का, ठीक है। अब हमने स्विच क्लोज कर दिया,
स्विच क्लोज करते ही क्या हुआ कि कुछ पार्ट करंट का इधर चला गया, सपोज IG मान लेते हैं, इधर चला गया। जैसे ही IG चला गया इधर, तो अब ड्रॉप कितना हुआ, अगर इधर से निकालेंगे तो इसमें जाने वाला करंट हो गया I माइनस IG, और R से क्या, तो ये हो गया। अब आप देख रहे हो ये RR तो सेम है, लेकिन IG तो कम हो गया, तो इसका मतलब है ये ड्रॉप जो है वो नहीं आएगा जो एक्चुअल में होता है। तो वोल्ट मीटर भी हमारा करेक्ट रीडिंग नहीं दे पाएगा। हाँ, ये हो सकता है ये जितना छोटा होता जाए, ये ब्रैकेट की वैल्यू उतनी क्लोज टू I होती जाएगी, और ये ब्रैकेट जितना क्लोज टू I होगा, VC उतना क्लोज टू VO होगा। तो इसका मतलब है अगर हमारा IG नेग्लिजिबल हो जाए तो उस समय VC वेरी क्लोज टू O होगा। अब नेग्लिजिबल होने के लिए क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, तो वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होगी वो बहुत बड़ी होनी चाहिए लोड रेजिस्टेंस से। तो वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। अमीटर में क्या था, उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए थी। अमीटर कैसे कनेक्ट होता था, सीरीज में। और वोल्ट मीटर के लिए क्या हुआ हमारे पास, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस जो है वो बहुत लार्ज होनी चाहिए, और वो कैसे कनेक्ट होगा, पैरेलल में। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो अब हमें ये मालूम चल गया, अगर हम इनके आइडियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, कहें आइडियल है अमीटर, तो अमीटर की रेजिस्टेंस रियल था तो हम बोल रहे थे बहुत कम होनी चाहिए, आइडियल होगा तो कहेंगे जीरो रेजिस्टेंस का हो गया। वोल्ट मीटर के लिए आइडियल है तो इनफाइनाइट कर देंगे उसकी रेजिस्टेंस, यानी कि बाकी सब उसके कंपैरिजन में जीरो जैसे ट्रीट हो जाएंगे। ठीक, तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत लार्ज, अमीटर की रेजिस्टेंस बहुत छोटी प्रैक्टिकल में, और आइडियल केस में बोला जाए तो अमीटर की जीरो, वोल्ट मीटर की इनफिनाइट। ठीक है, अमीटर कनेक्टेड होगा सीरीज में, वोल्ट मीटर कनेक्टेड होगा पैरेलल में। अब आ जाता है कि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनेगा। गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं वोल्ट मीटर में, तो ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस थी हमारी, इतनी डिवाइस हमारे पास वो गैल्वेनोमीटर थी। हमने क्या किया, इसी डिवाइस में एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी। ठीक है, एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दी, सपोज R कनेक्ट कर दी। अब ये जो डिवाइस बन गई हमारे पास इस बड़े वाले रेक्टेंगल के अंदर, वो वाली डिवाइस हमारे पास हो गई वोल्ट मीटर, प्रोवाइडेड कि ये R बहुत बड़ा है, क्योंकि अब इस सर्किट की रेजिस्टेंस R प्लस G हो चुकी है। अगर R G से बहुत बड़ा होगा तो इसका मतलब है ये वाली रेजिस्टेंस भी बहुत बड़ी हो गई हमारे पास। अब इसे कनेक्ट करना है हमने लोड के अक्रॉस पैरेलल में, तो ये हमारी लोड है, मान लीजिए दिस इज द, ये लोड रेजिस्टेंस है। तो हमने क्या करना है, इसको यहां से जोड़ देना है, इसको यहां से जोड़ देना है, ऐसे जोड़ दिया हमने। यहां से आएगा I करंट, इधर चला जाएगा करंट, कुछ इधर चला जाएगा। ये करंट हो गया I माइनस IG, सॉरी ये करंट हो गया IG गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाने वाला, ये हो गया I माइनस IG। ठीक है, अब इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही पाथ से सेम होना चाहिए। जितना इसका पोटेंशियल होगा उतना इसका पोटेंशियल होगा, जितना इसका पोटेंशियल होगा उतना इसका पोटेंशियल होगा। तो मैंने कहा इस पाथ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I माइनस IG इंटू RN। ठीक है, और अगर मैंने कहा इस पाथ से निकालें तो कितना हो जाएगा, इसमें जाने वाला करंट तो IG है, तो ये हो जाएगा IG इंटू G प्लस R। ठीक है, अब हमें जो भी चीज निकालनी होगी उसके अकॉर्डिंगली यही हमारा फॉर्मूला है जिससे हम वर्कआउट करेंगे गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चंस को, अकॉर्डिंगली हम निकाल लेंगे। जैसे वहां करंट सेंसिटिविटी थी वैसे यहाँ वोल्टेज सेंसिटिविटी है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, यानी कि थीटा बाय वी। और अब किसी स्केल जो था, क्योंकि अब है तो वही गैल्वेनोमीटर, उस स्केल के ऊपर हमने जो भी लिखा होगा वो वोल्ट में लिख दिया होगा। इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसकी रीडिंग हमें उस स्केल पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा द डिफ्लेक्शन इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 50 डिविजन्स टू 10 डिविजन्स
व्हेन अ शंट ऑफ 12 ओम इज अप्लाइड। ठीक है, कह रहा है गैल्वेनोमीटर है जिसमें डिफ्लेक्शन 50 डिवीजन से फॉल करके 10 डिवीजन पे आ जाती है जब उसमें हम शंट कनेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब है कि पहले करंट आई आता था, शंट नहीं था, वो पूरा का पूरा करंट आई जो है वो पास करता था और 50 डिविजन्स का डिफ्लेक्शन देता था। हम मान लेते हैं पहला वाला करंट जो था वो 50 डिवीजन का करंट था। हमारा पहला करंट जो था वो 50 डिवीजन, उस करंट की वैल्यू, अब वो डिवीजन एम्पियर में है, मिली एम्पियर में, पता नहीं आप एम्पियर लिखना चाहो मिली एम्पियर जो भी लिख सकते हो, मैं 50 डिवीजन ही मान लेता हूं। तो मेरे पास आई जो है वो दे दिया गया मुझे। जब शंट नहीं था तो क्या होता था, 50 डिवीजन होती थी डिफ्लेक्शन, तो आई हो गया मेरे पास 50 डिवीजन। शंट नहीं होता था तो पूरा का पूरा आई उसमें जा रहा है, ये 50 डिवीजन हो गया, मैंने ऐसे मान लिया। ठीक है, और जब शंट आ गया तब क्या हुआ, डिफ्लेक्शन सिर्फ 12 डिवीजन की हुई। ठीक है, अब जो डिफ्लेक्शन हुई है वो कौन से वाले करंट से हुई है, वो हमारे पास आईजी वाले करंट से हुई है। तो इसका मतलब आईजी की वैल्यू मेरे को दे रखी है, 10 डिवीजन था, सॉरी 10 डिवीजन पे आ जाता, 12 तो ओम का था। तो आईजी की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, मेरे को आईजी की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 डिवीजन की। आईजी हो गया 10 डिवीजन। क्या कहा इसने कि एक गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 50 डिवीजन से फॉल करके 10 डिवीजन पे आ जाती है जब उसमें शंट कनेक्ट कर देते हैं। पहले क्या था, सिर्फ गैल्वेनोमीटर था, सिर्फ गैल्वेनोमीटर था तो आई आ रहा था और 50 स्केल का डिफ्लेक्शन हो रहा था, 50 डिवीजन का डिफ्लेक्शन हो रहा था। मैंने क्या किया, एस कनेक्ट कर दिया। अभी भी करंट आई आ रहा था लेकिन इसमें तो गया आई जी, इसमें चला गया आई माइनस आई जी। इसका मतलब है कि अब ये वाला करंट जा रहा है तो 10 डिवीजन का डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को इसने बताया है कि वो शंट जो है 12 ओम का है। शंट की चीज की वैल्यू, शंट की मेरे को कितनी दे दी, 12 ओम दे दी। मुझसे पूछ रहा है जी की वैल्यू कितनी होगी वो बता दो। जी की वैल्यू इसने पूछी है मेरे से, तो मैं सिंपली यहां से सोचता हूं, अगर I का मतलब 50 है और IG का मतलब 10 है तो इस चीज की वैल्यू कितनी होगी, 50 माइनस 10 40 हो गई है, 40 डिवीजन का हो गया मेरे पास। तो सिंपली यूनिट मेथड को ऐसे ही मान लो, कोई 50 यूनिट का करंट ये था, 10 यूनिट का ये था, तो ये वाला 40 हो जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल में है तो इनमें फ्लो करने वाले करंट्स तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मतलब है अगर मैं G लिखूं अपॉन S, तो यहां पे न्यूमरेटर में S में फ्लो करने वाला करंट लिखूंगा। S में फ्लो करने वाला करंट कितना है, 40 यूनिट्स का है, और नीचे जो है G में फ्लो करने वाला करंट लिखूंगा। G में फ्लो करने वाला करंट कितना है, 10 यूनिट्स का है। ठीक है, और S आपको दे दिया गया है 12 यूनिट्स का, 12 ओम का, तो इसका मतलब है G इक्वल्स टू 4 इंटू 12 ओम। तो चलिए क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, अ गैल्वेनोमीटर हैज 100 इक्वल डिविजन्स, इट्स करंट सेंसिटिविटी इज 10 डिवीजन पर मिलीवोल्ट and voltage sensitivity is 2 division per millivolt. What adoptions are required to use it to read? पहला पार्ट है 5 एम्पियर फुल स्केल, दूसरा पार्ट है 1 डिवीजन पर वोल्ट। यानी कि क्वेश्चन के दो पार्ट है। एक केस में हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, उसको हमें अमीटर में कन्वर्ट करना है, और दूसरा केस है कि वही गैल्वेनोमीटर हमारे पास है उसे हमने वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन को इन दो पार्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। पहले हम अपने पास जो डेटा है उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए देखते हैं डेटा को अपनी नीड के अकॉर्डिंगली रिक्वायर करने का। हमें पता है इसमें टोटल डिविजन्स कितनी है, 100। अब कह रहा है कि 1 मिली एम्पियर से 10 डिवीजन डिफ्लेक्शन होता है, यानी कि 10 डिवीजन का होता है। 10 डिविजन्स के लिए, 10 डिवीजन पे नीडल पहुंचाने के लिए हमें जो करंट रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है, 1 मिली एम्पियर, दैट इज 10 की पावर -3 एम्पियर का करंट रिक्वायर्ड होता है। तो इससे हम तुरंत निकाल सकते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए है। सिंपल यूनिटरी मेथड लगा लीजिए, 100 डिविजन्स के लिए कितना चाहिए है, तुरंत ऑब्टेन कर लीजिए।
इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाई करके ये 100 हुआ, ये 10 से मल्टीप्लाई करके 10 टू द पावर -2 एम्पियर हो गया। यानी कि जब आपके गैल्वेनोमीटर के कॉइल से, गैल्वेनोमीटर से इतना करंट जाएगा तो नीडल 0 से डिफ्लेक्ट होकर के फुल स्केल पे चली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू आप IG की मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हो, जिसे मैं IG लिख लेता हूं। तो अब मुझे IG की वैल्यू मालूम चल गई कि IG कितनी है। IG इज 10 टू द पावर -2 एम्पियर, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहीं से देख लेंगे 10 की पावर -2 एम्पियर। अब दूसरी चीज क्या कह रहा है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इसी गैल्वेनोमीटर की कितनी है, 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। यानी कि 2 डिवीजन का जब डिफ्लेक्शन होता है, 2 डिवीजन का जब डिफ्लेक्शन होता है तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल के अक्रॉस, G के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है 1 मिली वोल्ट का, दैट इज 10 की पावर -3 वोल्ट का। इसको भी तुरंत निकाल लो कि 100 के लिए कितना होगा, 100 डिवीजन के लिए। इसको 100 करने के लिए 50 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 100 डिवीजन। 100 डिवीजन के लिए हमारे पास, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट। ठीक है, सर्किट बना लेते हैं एक बार अपने को समझने के लिए क्या कह रहे हैं। ये गैल्वेनोमीटर है हमारा, सर्किट में कनेक्टेड है, ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है ये वाला, दैट इज 10 की पावर -2 एम्पियर का। और इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल वी, उसकी वैल्यू है आपके पास 5 इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट। ठीक है, आपको करंट पता है, आपको वोल्टेज पता है, आपको जी नहीं पता है, तो सबसे पहले तो यहां से जी फाइंड आउट कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस निकाल आएगी इससे। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस हो जाएगी V अपॉन R से 5 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2। सब SI सिस्टम में तो G भी SI यूनिट में मिलेगा, तो G मिल गया हमारे को 5 ओम का। ये गैल्वेनोमीटर के कॉइल की रेजिस्टेंस मिल गई, हमारा पर्पस एक सॉल्व हो गया है। अब हम अपने फर्स्ट पार्ट पे आते हैं कि हम फर्स्ट पार्ट को कैसे हैंडल करें। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट ए। पार्ट ए के लिए वर्किंग करते हैं। अब पार्ट ए में आप इसको अमीटर बनाना चाहते हो, तो इसका मतलब यही जो आपके पास गैल्वेनोमीटर था, उसी में आपने क्या किया होगा, एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस शंट कनेक्ट की होगी। जी आपको पता है अब तक 5 ओम का है। अब क्या कह रहा है कि इसमें फुल स्केल रीडिंग कितनी आएगी, 5 एम्पियर। स्केल तो वही है हमारे पास, जो पहले था वही स्केल अभी है, जिसका मतलब आई की वैल्यू दे दी आपको कि 5 एम्पियर का करंट आएगा। अब इसमें जो करंट जाएगा, G इक्वल्स टू 5 ओम, इसमें जो करंट जाएगा वो IG होगा, और इसमें जो करंट जाएगा वो I माइनस IG होगा। और हमें मालूम है IG की वजह से ही डिफ्लेक्शन होती है। पूरा स्केल डिफ्लेक्ट करने के लिए हमें कितना करंट रिक्वायर्ड था, इतना करंट रिक्वायर्ड था। तो मतलब IG भी हमें नोन है, मैं नीचे करके लिख देता हूं IG, या IG है, और IG की वैल्यू हमें यहां से पता है 10 की पावर -2 एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, और उस समय आपके G के अक्रॉस, यानी कि इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल V, वो भी आपको पता है कितना होता है। ठीक है, लेकिन एनी हाउ अभी हम एक बार देखते हैं कि हम इसमें क्या यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हमें IG पता है, हमें G पता है, हमें I पता है, हमें S नहीं पता है, तो हम सिंपली S का फॉर्मूला यूज करते हैं। S इक्वल्स टू
IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी। तो S इक्वल्स टू IG की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 की पावर माइनस 2 एम्पियर, 10 की पावर माइनस 2 एम्पियर। I कितना है हमारे पास 5 एम्पियर। 5 एम्पियर में से 10 की पावर माइनस 2 माइनस करेंगे यानी कि 4.99 आएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 5। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 5 ले लेता हूं और ये वैल्यू मेरे को G की कंक्लूड हुई थी 5 ओम की, इसे मैं 5 ओम लिख देता हूं। तो S की वैल्यू मिल गई मेरे को, ये कैंसिल हो गया, 1 को 100 से डिवाइड कर दिया, 0.01 ओम अप्रोक्सीमेटली कह लो ज्यादा से ज्यादा इसे, क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू रख दी है, 4.99 था, तो लगभग इतना ही आएगा, आंसर यही कंक्लूड होगा हमारा। तो पहले पार्ट का हम आंसर कैसे देंगे, इसे 5 एम्पियर फुल स्केल के अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू कनेक्ट अ शंट ऑफ रेजिस्टेंस दिस मच 0.001 ओम, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं, या हम कहेंगे a resistance of 0.01 ohm must be connected in parallel to the galvanometer resistance in order to convert it into an ammeter having 5 ampere full scale current। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब आता है सेकंड पार्ट में। इस पार्ट का कोई रोल नहीं रहेगा, ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपका गैल्वेनोमीटर वही का वही है। आपकी से क्या है, आपके पास गैल्वेनोमीटर तो वही है, ये तो वही गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू आपको पता थी 5 ओम है, ये अभी भी 5 ओम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अब आप सेकंड पार्ट में इसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने वाले हो, तो ये रेजिस्टेंस कोई R हो गई। अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो I होगा, लेकिन वो I अब आप ये वाला नहीं लोगे, ये तो तब के लिए था जब आप अमीटर बना रहे थे, ये I कुछ और होगा, हमें नहीं पता अभी वो कितना होगा, वो देखते हैं कैसे कंक्लूजन मिलेगा हमें उसका। और हमें मालूम है यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए वो हमें दे दिया है। वो कितना दिया है, कह रहा है 1 डिवीजन के लिए 1 वोल्ट, 100 डिवीजन है, 1 डिवीजन के लिए 1 वोल्ट चाहिए, तो 100 डिवीजन के लिए 100 वोल्ट चाहिए, तो ये हमें 100 वोल्ट दे दिया गया है, 100 वोल्ट, ठीक है। अब देखो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होने के लिए इसे तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट होना चाहिए, यानी कि इसे IG होना चाहिए, G में से करंट फ्लो कर रहा है। IG की मैक्सिमम वैल्यू इस पार्ट में आपने पहले ही निकाली थी, इसका मतलब है इस IG को नीचे लिख लेता हूं तो मैं इसकी वैल्यू भी लिख पाऊंगा। ये वैल्यू भी मेरे को पता है कितनी होनी चाहिए, 10 की पावर माइनस 2 एम्पियर। 100 डिवीजन डिफ्लेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर की नीडल को उस गैल्वेनोमीटर की कॉइल से G से जो करंट फ्लो करना चाहिए वो इतना होना चाहिए। तो जब ये करंट इसमें से फ्लो करेगी, अब देखो आपको यहां से यहां तक के ड्रॉप के लिए लिखें तो वो होगा ये वाला करंट इनटू इन दोनों रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो ड्रॉप होगा और वो ड्रॉप इतना होगा। इसका मतलब इस चीज को अब हम लिख सकते हैं IG इंटू R प्लस 5 ओम मस्ट बी इक्वल्स टू डेल V। यहां से अगर R को सब्जेक्ट बनाए तो R इक्वल्स टू डेल V बाय IG माइनस 5 ओम आता है हमारे पास। तो R इक्वल्स टू डेल V की वैल्यू हमें पता है 100 वोल्ट है, ये लिख दिया 100 वोल्ट हमने। IG की वैल्यू हमें पता है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट मतलब शुरू में ही कंक्लूड की थी, फर्स्ट पार्ट में नहीं, बेसिक में ही कंक्लूड कर ली थी, वो 10 की पावर माइनस 2 एम्पियर था, तो ये आ गया 10 की पावर माइनस 2, ये भी ओम में हो गया और 5 ओम इसमें से सबट्रैक्ट करना है। तो R इक्वल्स टू ये ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10,000 ओम माइनस 5 ओम दैट इज 9995 ओम। तो अब सेकेंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। हम कह सकते हैं कि अगर हमारे को इस गैल्वेनोमीटर को एक अमीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी 1 डिवीजन पर वोल्ट की होगी, उसके लिए हमें उस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 9995 ओम की है कनेक्ट करनी पड़ेगी। अब हमारा गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, 3 चीजें कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को जिससे हमें करंट मेजर करने के लिए यूज करेंगे तो वो अमीटर कहलाएगा।
गैल्वेनोमीटर को जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए करेंगे यूज तो वो वोल्ट मीटर कहलाएगा। अगर अमीटर यूज कर रहे हैं तो उसे हमें सीरीज में कनेक्ट करना है। अगर वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं तो उसे हमने पैरेलल में कनेक्ट करना है। अगर गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस के साथ लो वैल्यू रेजिस्टेंस जिसका नाम शंट होता है उसे कनेक्ट करना है। अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के साथ एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कैपिटल आर, इसका कोई अलग से स्पेशल नेम नहीं है, उसे सीरीज में कनेक्ट करना है जी के साथ। ठीक है, जो रियल अमीटर होगा उसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी, बहुत कम होगी, पर जीरो नहीं होगी। जो रियल वोल्ट मीटर होगा उसकी रेजिस्टेंस बहुत लार्ज होगी, बहुत बड़ी होगी, पर इंफिनिटी नहीं होगी। पर जो आइडियल अमीटर होगा उसके लिए रेजिस्टेंस जीरो होगी। जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा उसके लिए रेजिस्टेंस इनफिनाइट होगी। तो अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर का पार्ट कंप्लीट। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स बता दूंगा कौन से करने हैं, साथ में इस बार आपको इससे रिलेटेड कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी भेजूंगा कि जिन्हें आप देख सको कि कैसे वर्किंग की जाती है। बाकी बड़ा सिंपल सा है, आपको जब इसके लिए वर्क करना होता है तो वही करंट इसमें फ्लो करता है, वही इसमें वोल्टेज आई आर का रिलेशनशिप यूज करना है, इसमें पैरेलल वाले सर्किट का यूज करना होता है। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है वर्क करने के लिए, पहले जैसे ही तरीके से करना, फिर भी स्टिल आपको भेज दूंगा। उसके बाद अब हमारे पास जो अगले लेक्चर में हम करेंगे, उस लेक्चर में हम अपने बचे हुए इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, यानी कि कौन कौन से बचे, व्हीटस्टोन ब्रिज को समझेंगे। वैसे व्हीटस्टोन ब्रिज आपको समझा चुका हूँ, तो बेसिकली अब हमारे को व्हीटस्टोन ब्रिज शॉर्ट में जल्दी से करा करके मीटर ब्रिज कराऊंगा। मीटर ब्रिज कराने के बाद पोटेंशियोमीटर कराऊंगा। ठीक है ना, इतना ही हमारा सिलेबस का बचा हुआ है। मैक्सिमम हार्डली 2 लेक्चर्स लगेंगे इसमें, 1 घंटे से 2 घंटे के बीच का ये काम है जिसमें ये कंप्लीट हो जाएगा।